हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीट की श्रृंखला में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जल्दी सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और क्लास को सभी साथी तो शेयर करेंगे। जो भी साथी आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाई बंधु साथियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। आप लोग निश्चित तौर से इस क्लास से जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथी तो शेयर करिएगा। यदि आप सीडीपी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या सीडीपी को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो जो कमियां हैं और जो सुधार आप में हुआ है वो सारी चीज़ का आकलन आप इस क्लास से कर सकते हैं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन से जो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे। यदि आपकी कमी में अभी तैयारी में थोड़ा सी त्रुटि है या थोड़ी मतलब अभी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, क्या कमियां हैं, इसका भी आकलन आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो श्रृंखला है ये आपकी तैयारी को परिपक्व बनाते हैं। तो क्लास को प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से अभिप्राय है। यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अभिलक्षित करने वाला चरण है। यह विकास की वह अवस्था जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। जी हाँ, बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सिंपल सी बात है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, आपको बताना है कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। जी, तो बाल्यावस्था फ्रेंड एक शारीरिक संरचना, देखिए शारीरिक तो सब में होता है, तो कह सकते हैं एक तरीके से कि बालक एक सामाजिक संरचना, क्योंकि क्या है कि बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास है वह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बाकी शैशवावस्था शारीरिक विकास होता है वह हर अवस्था में होता है, लेकिन स्पेशली बाल्यावस्था में क्या नई चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं, तो संरचनात्मक विकास मतलब उसके सामाजिक संरचना का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, विकल्प नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के समकालीन परिप्रेक्ष्य में बच्चों को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, बच्चों के एक दैहिक तत्व के रूप में देखते हैं, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कि बाल विकास के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बालक को एक विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। विकल्प नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। आंसर नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ब्लैट स्लैट जिसका पूरा जीवन पूरी तरीके से उसके अनुभव का आकार लेता है, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही होता है, एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। रचनावादी संरचना में बच्चों को एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। विकल्प नंबर सेकंड इसका सबसे अच्छा और सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि क्या है, यह पूरी तरीके से प्रश्न को सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर सेकंड के साथ ही चलेंगे। जवाब हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जीन पियाजे की किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सूचना प्राप्त करे। अमूर्त ही टैग वर्ड है, सोचना कुछ नहीं है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से उससे अधिक की अवस्था की बात हो रही है। विकल्प नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग रिवीजन करते हैं। 4 अवस्थाओं उन्होंने बांटा, उनका एज क्रम भी यहाँ पे दिया गया है। पहली अवस्था को ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था जिसकी जायज सीमा 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और लास्ट है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर के सारे बच्चे का अध्ययन जो है वह इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। विकल्प नंबर 4 से राइट आंसर। आगे, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो देखती है और बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरीके की सीखने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? शास्त्रीय अनुकूलन, अवलोकन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। सिंपल सी बात है। आई होप आपको एग्जाम्पल अगर समझ में आए तो निश्चित तौर से आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। कि अनीता केक बनाई प्रक्रिया में एक यूट्यूबर के वीडियो को देखती है, फिर बिल्कुल उसी तरीके से उसी चरण को फॉलो करके वो केक बनाती है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, ये अवलोकन अधिगम है, क्योंकि किसी को हमने ऑब्जर्व किया, फिर उसी के ऑब्जर्व को पद्धति को अपनाकर हमने केक वह निर्माण कर लिया, तो ये अवलोकन विधि के अंतर्गत अध्ययन कहा जाएगा। विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेक्स्ट है बालक 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के मनके दिए गए। बालक को भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग की लकड़ी के मनके दिए गए, 2 रंग दिए गए। बालकों से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं।
बालक कहता है भूरे रंग के अधिक मन के हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। मेरे सभी साथी यदि इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो उनको मैं मानसिक रूप से 501 रुपये का नगद इनाम दूंगा। जी हाँ, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, 500 का 501 रुपये का काल्पनिक रूप से इनाम उसको दिया जाएगा। ठीक है, जी हाँ, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है आपके विकल्प नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। इस वर्ष की अवस्था में आप सभी लोग को पता है कि बालक क्या है, अपने पूर्व अनुभवों को नए अनुभव के साथ जोड़कर चीज़ों को सीखता है। मतलब उसको जो चीज़ें पूर्व बताई जाती है, सिखाई जाती है, उन्हीं को आधार मानकर चीज़ों को सीखता है। जब उसको बताया गया कि भूरे रंग की लकड़ी की संख्या अधिक है, उसने उसी को सीखा है और उसी हिसाब से वो आंसर कमेंट करा। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जिन साथियों ने भी कमेंट किया उन सभी लोगों को मानसिक रूप से, काल्पनिक रूप से 501 रुपये का इनाम मिल चुका है। आगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक गणित की शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? विद्यार्थी को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हुबहू पुनरुक्ति पर बल देना, बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना, इनाम और सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करना, बच्चों के स्मरण कौशल को बढ़ाना। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, विद्यार्थियों को सूचनाएं स्थानांतरण करना तथा हुबहू पुनरुक्ति पर बल देना, बच्चों के चिंतन को आलंबन तथा पाठ प्रदान करें। देखिए, पाठ शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने थियरी में किया है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, पाठ या स्कैफ फोल्डिंग इसको कहते हैं। मतलब समस्या समाधान के दौरान बच्चों के उलझ के द्वारा उलझ जाने तथा उलझ जाने की स्थिति से समस्या समाधान के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे पाड़ या स्कैफ फोल्डिंग की संज्ञा देते हैं। विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परिपक्वता है, पुनर्बलन है, सामाजिक अंतःक्रिया या संज्ञानात्मक द्वंद्व है? सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की की बात हो तो इनका टैग लाइन है, आप सामाजिक सांस्कृतिक 2 वर्ड इनका याद रखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं टैग वर्ड से सही हो जाएंगे। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल सामाजिक टैग वर्ड मैंने देखा, सामाजिक अंतःक्रिया, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ गए, विकल्प नंबर 3 से राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन में अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस सत्य को दर्शाती है? सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। जी हाँ, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन में अधिक मूल्य देता है। बताना है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत उससे किस चरण से ये मेल खाता है। जी हाँ, इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है आपके विकल्प नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अभिमुखता से जो मेल खाता है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं। साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होता है। यह क्या दर्शाता है? पिछड़े विद्यालय प्रस्थाएँ, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता, विद्यालय की शिक्षा के प्रति अभिज्ञता। जी हाँ, ध्यान से बताना, प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करिएगा तो आप क्या इसमें समझ पाते हैं कि जो आपके जनजातीय त्यौहार या विद्यालय छुट्टियाँ एक ही समय पड़ती हैं। तो ये साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले ही दिन होता है। ये क्या दर्शाता है? ये देखिए, विद्यालय की व्यवस्था में लचीलापन दिखाता है। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी है, विद्यालय का मतलब जो भी क्रियान्वयन के लिए जो भी रूपरेखा तैयार करें उसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि सारे जो शेड्यूल हो वह सही तरीके से सेट किए गए हैं। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता है? परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ और तीक्ष्ण उत्सुकता। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ठीक है, परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ और तीक्ष्ण उत्सुकता। क्या इनमें से प्रतिभाशाली बालकों में नहीं होता है? तो आप सभी को पता है कि धीमा तो वो होता नहीं, क्योंकि जब वो प्रतिभाशाली है तो जाहिर सी बात है उसके समझने की, सोचने की, अधिगम करने की जो क्षमता होगी वो उच्च होगी, वो अधिक होगा। इसलिए धीमा जो वर्ड है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दिव्यांगजन अधिकार 2016
निम्न में से किस सिद्धांत को परिपोषित करता है? पृथक्करण को, नामीकरण को, समावेशन को या एकीकरण को? तो किसको यहाँ पर यह आपको परिलक्षित करता है, परिपोषित करता है? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए समावेशन की बात करता है, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, मतलब समान विद्यार्थी के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों को भी एक साथ लेकर शिक्षा देने की बात करता है। समावेशन को बढ़ावा देता है कि समावेशन मतलब क्या है कि आप सभी को शिक्षा की मुख्य धारा के साथ एक साथ जोड़िए, उसमें किसी प्रकार के भेदभाव की भावना आप मत लाइए। समावेशन इसी को दर्शाता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। तंत्र प्रणाली अधिगमकर्ता, समाज विद्यालय पाठचर्या, अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली, विद्यालय पाठचर्या, प्रतिस्पर्धा। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। किसको दर्शाती है फ्रेंड? समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश के लिए डैश को बदलना चाहिए। किसके लिए किसको बदलने की बात हो रही है आपको बताना है। तो देखिए अधिगमकर्ता को, ठीक है, हमें अधिगमकर्ता को दुरुस्त करने के लिए तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए। विकल्प नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। ये जो ऑप्शन दोनों हैं हमारे खाली स्थान को बिल्कुल सही रूप से परिभाषित कर रहे हैं। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्ययों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो क्या कहलाती है? उत्साह वैकल्य, गुणज वैकल्य, वाचन वैकल्य या कति समन्वय वैकल्य? जी हाँ, संख्या की जब बात हो रही है फ्रेंड, संख्या की जब बात हो रही है तो निश्चित तौर से जवाब आपका संख्या वाला ही होना चाहिए। जी हाँ, गुणज वैकल्य या जिसे हम डेस्क कैलकुलिया कहते हैं, यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक चलन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? लचीला पाठ्यक्रम, अगम्य आधारभूत संरचना, सहानुभूत पूर्ण आवृत्ति, व्यापक मूल्यांकन। बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब है। निम्न में से कौन सा कारक चलन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत सिंपल सा मज़ेदार क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर जो चलन दिव्यांगता वाले समावेशन में बाधक है वह अगम आधारभूत संरचना। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृश्य हैं। उन्हें केवल तभी समादृश्य समझा जाएगा जब वे कक्षा के मानकों को साबित करेंगे। सिर्फ तभी समादृश्य समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। उन्हें तभी समादृश्य समझा जाएगा जब वे अपनी जगह बैठे रहें, और सिर्फ तभी बोले जब पूछा जाए। जी हाँ, देखिए इस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको कमेंट करना, बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मज़ेदार क्वेश्चन है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व को सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के रूप तौर पर समादृश्य हैं, तभी उन्हें क्या अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि कक्षा का जो वातावरण सकारात्मक है। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, गलत बात। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ना ही नहीं है, विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, क्योंकि ये सहज बनाएंगे। नेक्स्ट है, एक अध्यापक अधिगमकर्ताओं के सक्रिय संलग्न को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। आगे देख लेते हैं अपन, प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर जोर देना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, बारंबार पुरस्कार और सजा देना चाहिए। तो बात हो रही है यहाँ पर एक अध्यापक जो है वह अधिगमकर्ताओं के सक्रिय, जब सक्रिय संलग्नता की बात हम लोग करते हैं तो अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना ही सबसे उपयुक्त विकल्प होगा इस क्वेश्चन के सही जवाब के रूप में। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब। नेक्स्ट है, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विभिन्न स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्यक्रिया पर पुस्तकों निर्भर न होकर उन्हें प्रोत्साहित करती है। मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर न रहकर उन्हें अन्य माध्यमों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बात बिल्कुल सही हो रही है, बात बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं, फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम संरचना करते हैं। ये कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसलिए विकल्प नंबर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने के लिए विद्यार्थी को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने में विद्यार्थी का डैश का विकास करने में मदद करेगा। समालोचनात्मक चिंतन, अधीनता, आत्मकेंद्रियता या भ्रांतियाँ। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर कमेंट करेंगे कि वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थी को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थी में
समालोचन चिंतन के विकास करने की मदद मिलेगी। विकल्प नंबर 40 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? इवन 3 और ऑड 8 का जो है परिणाम क्या होगा, बताइएगा। सिंपल सी बात है, इवन 3 और ऑड जो है 8 का परिणाम आपको से पूछा जा रहा है, तो परिणाम क्या होगा? तो इसका जो परिणाम होगा फ्रेंड हो जाएगा आपका 13। विकल्प नंबर 30 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्या बताएं कि MS वर्ल्ड के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? लैंडस्केप ओरिएंटल किसी भी पेज की ऊंचाई और उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। पोर्ट्रेट ओरिएंटल में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। एक असत्य है, दो सत्य है, एक सत्य है, दो असत्य है, एक सत्य है, दो असत्य है, एक असत्य है, दो सत्य है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए, इसमें पहला वाला जो कोटेशन है वो गलत है, बल्कि दूसरा वाला भी जो है वो अभी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों क्या है आपके गलत है, क्योंकि ये चीज़ें जो है सत्य यहाँ पर नहीं दी गई MS एक्सेल के बारे में, इसलिए हमारा फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? SMTP, HTTP, POP, SMTP। बताइएगा, ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करके बताएंगे, इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी चलिए, POP द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, POP। नेक्स्ट है, एक IP एड्रेस समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने की एक आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? बाइनरी नोटेशन, हेक्साडेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ऑक्टल नोटेशन। तो एक IP एड्रेस को समझने के लिए योग्य फॉर्मेट का जो आमतौर पर निम्नलिखित मतलब किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब फ्रेंड वो है आपके डॉट डेसिमल नोटेशन। विकल्प नंबर 30 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब की बाईं ओर ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt प्लस पेज डाउन, Alt प्लस लेफ्ट एरो, Alt प्लस कंट्रोल राइट एरो और कंट्रोल प्लस पेज अप। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर सही क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार की गतिविधि के लिए हमको कंट्रोल प्लस पेजअप का जो है शॉर्टकट की है वो हमको उपयोग करना चाहिए। विकल्प नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? रेवन का परीक्षण, 16 PF, ड्रा ए मैन का परीक्षण, TAT परीक्षण। बताइएगा कौन सा शेष से भिन्न है, आंसर कमेंट करिए। देखिए, 16 PF, ड्रा ए मैन परीक्षण, TAT, ये सारे आपके व्यक्तित्व के परीक्षण हैं, जबकि रेवन का जो आपका परीक्षण है ये आपका क्या है, ये आपका इससे यहाँ पर भिन्न है, इसलिए यही इसका जवाब सही हो जाएगा। देखिए, पूछा जा रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक आपसे पूछा जा रहा है, तो पद गिन लेते पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है, मतलब 6 पद है, तो मतलब इसके क्या है, आधे 2 पदों को हम जोड़ेंगे, उसके बाद उनका जो अंतर होगा वही इसका मध्यांक हो जाएगा। मतलब ये देखिए कि आप पहले चेक करेंगे आरोही क्रम में है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए आरोही क्रम में है, तो बिल्कुल ये आरोही क्रम में है, तो इसके बीच के 2 पदों को जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, मतलब इसको 2 पदों को हम जोड़ेंगे तो 10 और 11। देखिए 10 और कितने, 1, 2, 3, मतलब क्या हो जाएगा इसका, जैसे हो जाएगा फार्मूला जो होता है प्लस 1वां पद यहाँ पे वैल्यू होती है, वी आप समझ करके करिएगा, वैल्यू करके बटा 2 होता है, पूरे के बटा 2 करना होता है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 3 पर, मतलब 3 वाली वैल्यू मतलब 4, 9 और उसके बाद 4th वाली वैल्यू मतलब 10, तो 9 प्लस 10 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90/2 मतलब 9.5। विकल्प नंबर 30 राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न को हल कर देंगे फ्रेंड, तो निश्चित तौर से जवाब आपके सही होंगे। आगे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, जो भी साथी हमारी संस्था से ऑनलाइन नोट्स परचेज करना चाहते हैं वह 6306344367 इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी TGT, यूपी PGT या अन्य किसी भर्ती संबंधित आप ऑनलाइन नोट्स हमारी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वह पूरी तरीके से पाठ्यक्रम आधारित हैं, साथ ही साथ NCERT कंटेंट जो होता है, NCERT जो बुक होते हैं जो आपके सिलेबस रिलेटेड है, उन सभी से जो है छाट कर आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। तो निश्चित तौर से फ्रेंड आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे संस्था से नोट्स ऑर्डर करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे यहाँ हर भर्ती, स्टेट लेवल की हर भर्ती परीक्षाओं संबंधित नोट्स उपलब्ध है। बस नोट्स के लिए आपको करना क्या है कि सिंपली इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है,
टेक्स्ट करना है या तो आप कॉल कर सकते हैं। नोट संबंधित सारी जानकारी आपको इजीली प्रोवाइड कर दी जाएगी। नोट कैसे आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा, तो निश्चित तौर से आप लोग नोट्स को ऑर्डर करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इनसाइड थियरी की बात हो रही है, तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो आपके कोहलर का नाम प्रसिद्ध है, कोहलर को सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मैकडुअल के मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संवेदना का, संवेग का, चिंतन का या संज्ञान का। बताना है कि मूल प्रवृत्ति यहाँ पर मतलब तीन संवेग है, एक केवल मूल प्रवृत्ति है, उसी को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए जो संवेग शब्द है ये मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, बाकी सारे क्या हैं आपके, बाकी सारे का संबंध यहाँ पर मूल प्रवृत्ति से नहीं है, न संवेदना का, चिंतन का, संज्ञान के, सबका संबंध मूल प्रवृत्ति से नहीं है। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना या संवेदना। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है फ्रेंड आपका वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? बर्टन हॉल, सोलेन और सिरिल बर्ट या गार्डन। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जिसने दी है फ्रेंड उनका नाम है सिरिल बर्ट। विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये सारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक उत्तम निम्नलिखित में कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वस्तुनिष्ठता सही है, वैधता सही है, विश्वसनीयता सही है, अभिक्षमता गलत है। अभिक्षमता विशेषताओं से भिन्न है, बाकी सारी तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत का संबंध विकास से है, बुद्धि से नहीं है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि। कौन सा लार ग्रंथि नहीं है, मतलब कहाँ से लार का स्राव नहीं होता है? ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब निश्चित तौर से सही हो। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है जहाँ से, वो लार ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी नहीं, क्योंकि यहाँ से लार का स्राव होता है। सॉरी, अंतःस्रावी पूछा गया है, तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि जो लार ग्रंथि नहीं, क्योंकि लार का ये स्राव होती है। बाकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे सीरीज का कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन पे चर्चा किया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे की अवस्था विभाजन के दूसरे क्रम में रखा जाता है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये था आज का क्लास फ्रेंड। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।